तो बच्चों आज हम सबसे पहले टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो आज हम पहले मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड टॉपिक देखने के बाद ये भी देखेंगे कि हमें ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्यों पढ़ाया गया, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका क्या फ़ायदा है। तो आइए देखते हैं पहले मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है। देखिए आप कि इसमें हमने एक ये पात्र लिया हुआ है और इस पात्र में आपका HCl का विलयन भरा हुआ है, राइट। लेकिन जिसकी मोलरता कितनी है, 1 है। और ताप इस वक्त कितना है, स्टैंडर्ड ताप है 298 केल्विन है। और आप देखिए क्या हो रहा है कि एक वायुमंडल दाब पर हाइड्रोजन गैस पास की जा रही है। तो पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अब तक आपने जितने भी इलेक्ट्रोड की बात की, आपको मैंने बताया था ना, जब भी किसी रॉड को माने कि छड़ को उसके लवड़ के विलयन में डुबोया जाता है तो हम उसे इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो आप हाइड्रोजन की तो कोई छड़ होती नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम हाइड्रोजन को कोई ऐसी युक्ति बनाएंगे जिससे हाइड्रोजन गैस को उसके विलयन में पास किया जा सके। तो देखिए हाइड्रोजन गैस फॉर्म में उसकी छड़ नहीं होती है, इसलिए हम क्या करेंगे कि एक टेस्ट ट्यूब टाइप ले लेंगे, जैसे उल्टी टेस्ट ट्यूब आपने ले ली और इसमें एक इधर से पास बनाएंगे और इस पास से देखिए आप क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस पास हो रही है। और कितने वायुमंडल दाब पर हो रही है, 1 वायुमंडल दाब पर। अब जो हाइड्रोजन गैस आप पास कर रहे हैं उससे पहले आप देखिए हमने टेस्ट ट्यूब में एक पतली सी तार रखी हुई है और ये तार आप जानते हैं ये प्लैटिनम की तार है। किसकी तार है, प्लैटिनम की तार। और ये आगे जो है प्लैटिनम का फॉइल लगा हुआ है। ठीक है, फॉइल का मतलब पन्नी लगी हुई है प्लैटिनम की, बिल्कुल पतली थिन प्लेट लगा दी गई है। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन को पास किया जा रहा है और इस प्लैटिनम की पन्नी और प्लैटिनम के तार का क्या उपयोग है। तो याद रखिए कि प्लैटिनम जो है वो डी ब्लॉक का तत्व है और डी ब्लॉक जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर ये चीज पढ़ेंगे, बात की बात है। पर मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि प्लैटिनम जो होता है वो क्रिया नहीं करता, अक्रियाशील होता है, मतलब बहुत कम क्रिया करता है। लेकिन उसकी सतह पर कुछ वैलेंसियां पाई जाती हैं, कुछ संयोजकताएं होती हैं और इन मुक्त संयोजकताओं पर वो हाइड्रोजन को अपने ऊपर अधिशोषित करा लेता है। कहने का मतलब हाइड्रोजन अंदर नहीं लेगा, अपनी सतह पर हाइड्रोजन लगा लेगा। तो देखिए जब इसकी सतह पर हाइड्रोजन गैस लग जाएगी तो ये हाइड्रोजनेटेड प्लैटिनम हो जाएगा और ये जो छड़ है आपकी प्लैटिनम की, ये एक हाइड्रोजन की छड़ की तरह कार्य करने लगेगी। ठीक है, तो अब देखिए हमने हाइड्रोजन की छड़ को उसी के विलयन में डुबोया है तो वापस इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, राइट। और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्यों बोला, क्योंकि मानक का मतलब ये होता है कि जहां पर चीजें फिक्स हों। तो आप देखिए यहाँ पर ताप जो है वो 298 केल्विन है, ठीक है। और यहाँ पर सांद्रता जो है वो 1 मोलर है और दाब देखिए आप 1 वायुमंडल है। तो यहाँ 3 चीजें फिक्स हैं, दाब फिक्स है, ताप फिक्स है और सांद्रता फिक्स है। तो देखिए इसीलिए हम शब्द कौन सा लगा रहे हैं, मानक। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्यों लगाया, फिर आपको एक बार बता रही हूँ कि इसमें कोई हाइड्रोजन की रॉड का इस्तेमाल नहीं किया गया है, क्योंकि हाइड्रोजन एक गैस होती है। तो यहाँ पर अब देखिए एक ऐसी युक्ति बनाई गई है जिससे हाइड्रोजन गैस पास की जाए और वो इलेक्ट्रोड की तरह काम करने लगे। यानी कि प्लैटिनम का तार और उसकी पन्नी लेकर हाइड्रोजन गैस 1 वायुमंडल दाब पर जब लगातार प्रवाहित की जाएगी तो हाइड्रोजन गैस जो है वो इसकी सतह पर चिपक जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये हाइड्रोजन का छड़ जो है, माने कि ये जो रॉड है, ये जो प्लैटिनम का छड़ है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगा और जो विलयन है आपका वो आपका HCl का है। अब आइए देखते हैं कि मानक इलेक्ट्रोड वेव की खास बात क्या है। तो अब तक आपने हमसे जो भी इलेक्ट्रोड की बात पढ़ी, जैसे जिंक का इलेक्ट्रोड पढ़ा था तो उसमें इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता थी, आपने कॉपर इलेक्ट्रोड पढ़ा तो उसकी इलेक्ट्रॉन देने की इतनी अच्छी क्षमता नहीं थी उसकी तुलना में, तो यानी उसने इलेक्ट्रॉन लिया। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यानी कि अगर विद्युत रासायनिक सेल की बात करें तो वहां पर जिंक जो है वो एनोड का ही काम कर रहा है और कॉपर जो है वो कैथोड का काम कर रहा है। लेकिन आइए जानते हैं कि हाइड्रोजन की क्या खास बात है, यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की क्या खास बात है। तो मानक हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड होता है उसकी सबसे खास बात ये होती है कि उसका जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है यानी E0 होता है, उसका मान 0 होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, यानी इसकी देने और लेने की क्षमता जो है वो बराबर होगी, क्योंकि आपको याद होगा ऑक्सीकरण विभव का मतलब मैंने क्या बताया था, किसी भी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता को हम उसका ऑक्सीकरण विभव कहते हैं और किसी भी छड़ की इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता को हम उसका क्या कह देंगे, माने किसी उसको हम कह देंगे अपचयन विभव।
तो आप मुझे बताइए, अगर इसकी देने की क्षमता और लेने की क्षमता दोनों बराबर कर दी जाए तो यानी कि इसका जो इलेक्ट्रोड विभव है वो शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए क्या कर रहा है, ये एनोड की तरह भी काम करता है और कैथोड की तरह भी काम करता है। तो एनोड की तरह जब ये काम करेगा तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि एनोड पर कौन सी क्रिया होती है, ऑक्सीकरण, राइट। आपने हमेशा पढ़ा है, चाहे आप वर्ड लोप पढ़िए चाहे आप वर्ड लोन पढ़िए, ऑक्सीकरण की क्रिया एनोड पर ही संपन्न होती है। तो ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन निकालना। तो देखिए जो भी हाइड्रोजन गैस आ रही है आपकी बाहर से, वो अपने अंदर से दो दो इलेक्ट्रॉन त्यागेगी और 2H+2H+ बनाती चली जाएगी और ये सभी आयन जो है वो सोल्यूशन में इकट्ठे होते चले जाएंगे। ठीक है, एट द सेम टाइम का मतलब तुरंत एक क्रिया और भी होगी। जैसे मान लीजिए अब हम कैथोड की बात करें, क्या अगर ये कैथोड की तरह कार्य करें तो कैथोड पर तो क्या होता है, अपचयन की क्रिया होती है। ठीक है, अगर यहाँ पर ऑक्सीकरण होता है तो यहाँ क्या होता है, अपचयन। और अपचयन में क्या होता है कि विलयन के जो धनात्मक आयन होते हैं, विलयन में हमको पता है हमारे पास तो HCl है, तो H+ और Cl- में से केवल H+ ही तो है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर तो ऋणावेश होता है। तो आप देखिए ये 2H+ विलयन के आएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन रॉड से इकट्ठा करेंगे और हाइड्रोजन गैस बना लेंगे। तो आपको नहीं लगता कि जितनी स्पीड से ये हाइड्रोजन आयन विलयन में देती है, ठीक है, उतनी स्पीड से ये H+ आयनों को अपनी छड़ पर लेकर हाइड्रोजन गैस मुक्त भी कर देती है। यानी यहाँ पर दोनों काम एक साथ चल रहे हैं, ठीक है, जिनके मान बराबर हैं, तो इसलिए इसके ऊपर कोई भी विभव नहीं आएगा। इसका जो विभव माना गया है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, वो कितना माना गया, 0। ठीक है, तो SHE के बारे में आपको सारा कुछ यहाँ पता चल गया। मैं 1 मिनट का रिवीजन दे रही हूँ। आप पढ़ रहे हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इंग्लिश में कहते हैं इसे शी, SHE। SHE का मतलब स्टैंडर्ड, H का मतलब हाइड्रोजन, E का मतलब इलेक्ट्रोड, यानी कि ये आपका क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में मानक शब्द का मतलब है जिसके लिए चीजें फिक्स हो। जैसे ताप देखिए फिक्स है, जैसे सांद्रता देखिए फिक्स है, जैसे दाब देखिए फिक्स है। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस होती है, इसलिए हम एक ऐसी युक्ति निकालेंगे जिससे हम हाइड्रोजन गैस पास करें और वो इलेक्ट्रोड की तरह कार्य करे। तो इस कार्य को संपन्न करने के लिए हमने प्लैटिनम की तार और पन्नी ले ली और उसके ऊपर जब हाइड्रोजन गैस एक वायुमंडल दाब पर पास की तो क्या हुआ, वो एक इलेक्ट्रोड की भांति कार्य करने लगी और उसको डुबो दिया किसमें, एक मूलरता वाले HCl के विलयन में। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बन गया। खास बात क्या है, इस इलेक्ट्रोड का जो विभव होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, वो 0 होता है। ठीक है, तो अभी इसकी खास बात को हम अप्लाई भी करके आपको दिखाएंगे। तब तक आप इतना याद रखिए, माने कि ये देखिए एनोड का भी कार्य कर रहा है और अच्छे से कैथोड का भी काम करता है, और इसकी यही खासियत है। इसी खासियत की वजह से ये अभी आगे इस्तेमाल होगा। देखिए एनोड पर अगर ये एनोड की तरह कार्य करे तो आपको तो पता है एनोड पर कौन सी क्रिया होती है, ऑक्सीकरण होती है। और ऑक्सीकरण का मतलब आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का निकलना होता है। तो देखिए हाइड्रोजन अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा और 2H+ आयन बनाएगा। ठीक है, और अगर ये कैथोड की तरह कार्य करे तो कैथोड का मतलब वहां पर अपचयन की क्रिया हो रही होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा। तो ग्रहण कौन करेगा, विलयन के अंदर उपस्थित जो H+ आयन होंगे वो इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करके हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। ठीक है, तो अब आपको मैंने अभी क्या बताया कि इसका इलेक्ट्रोड विभव 0 है। तो आइए अब आपको लेके चलते हैं कि इसका इलेक्ट्रोड विभव 0 होने से हमें फायदा क्या। ठीक है, तो आप एक बात बताइए, आपने हमसे वैद्युत रासायनिक सेल पढ़ा था और उस वैद्युत रासायनिक सेल में आपने देखा था एक तरफ जिंक का इलेक्ट्रोड था और एक तरफ कॉपर का इलेक्ट्रोड था। ठीक, और दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़कर ऊपर हमने किससे जोड़ रखा था, उन्हें कैलोरीमीटर से जोड़ रखा था, यानी कि वोल्टामीटर से जोड़ रखा था, यानी कि गैल्वेनोमीटर से जोड़ रखा था, जहां से हमें विद्युत धारा जो थी उसका पता चल रहा था कि कितनी विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो अब आप मुझे एक बात बताइए, वहां से आपको ई सेल यानी कि सेल विभव या फिर सेल का विद्युत वाहक बल पता चलता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि वो जो विद्युत वाहक बल पैदा हो रहा है उसमें जो है, इधर तो आपका ऑक्सीकरण होता था जिंक इलेक्ट्रोड पे और कॉपर पे आपका क्या होता था, अपचयन होता था। तो किसका कितना कितना योगदान है, माने ऑक्सीकरण विभव कितना है और अपचयन विभव कितना है। तो याद रखिए कि आप किसी भी सेल के अंदर पृथक ऑक्सीकरण विभव और पृथक अपचयन विभव नहीं निकाल सकते जब तक कि आप शी का इस्तेमाल ना करें। राइट, देखिए एक बार फिर,
अगर हमने आपसे क्या कहा, इधर आपका जिंक का कंटेनर है, ये देखिए आपकी जिंक की रॉड थी, आपको याद होगा, और इधर आपका ये क्या था, ZnSO4 था, और बिल्कुल ऐसे ही आपने देखा इधर आपकी क्या थी, कॉपर की रॉड थी, और इधर क्या था आपका कॉपर SO4 था। अब जिंक की इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता थी तो यहाँ ऑक्सीकरण विभव पैदा होगा, इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता थी तो यहाँ अपचयन विभव पैदा होगा। लेकिन हमें क्या पता कि इसका इलेक्ट्रोड विभव कितना और इसका इलेक्ट्रोड विभव कितना, बस हम इतना जानते हैं कि सेल का विभव कितना है, राइट, समझ आया, जो हमें आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हमें इन दोनों के पृथक ऑक्सीकरण और पृथक जो है अपचयन विभव निकालने हैं, या सीधी सीधी बात कहें कि मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालने हो तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक। तो याद रखिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमारा टॉपिक क्या है, पृथक मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो आपको ये बात याद रखनी है कि पृथक मानक इलेक्ट्रोड विभव जो है वो सिर्फ और सिर्फ शी की सहायता से निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर आप छोटा सा वर्ड लिख सकते हैं कि यह SHE के द्वारा निकाला जा सकता है, ठीक है, SHE के द्वारा निकाला जाता है। तो अब हम आपको टैली करके भी दिखाएंगे कि SHE की तरह कैसे निकाला जाएगा। जैसे मैंने आपको देखिए ये एक वैद्युत रासायनिक सेल दे दिया, और मान लीजिए कि मुझे इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव चाहिए, तो जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव आपको चाहिए उसे छोड़कर दूसरे वाले की जगह हम शी लगा देंगे, ठीक। जैसे मान लीजिए कॉपर का चाहिए तो हम इसको हटा देंगे, यहाँ क्या लग जाएगा, शी। मान लीजिए हमें जिंक का चाहिए तो हम इसे हटा देंगे, यहाँ क्या लगा देंगे, शी, ठीक है। तो बारी बारी से देखते हैं। मान लीजिए कि अब हमें जिंक का इलेक्ट्रोड विभव चाहिए, तो हमने यहाँ पर क्या किया, देखिए तुरंत ये HCl आपका विलयन ले लिया, ठीक। और ये देखिए आपकी उल्टी टेस्ट ट्यूब जो हमने आपको दिखाई थी, और प्लेटिनम का पन्नी, और ये प्लेटिनम, और ये आपकी हाइड्रोजन गैस एक वायुमंडल पे, ठीक है, और 298 केल्विन जो है वो आपका ताप है, और 1 मोलरता वाला विलयन। देखिए हमने लगा दिया इधर कौन सा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, राइट। अब जब आपके पास एनोड भी है, कैथोड भी है, और आपका परिपथ भी पूरा है, देखिए लवण सेतु भी लगा हुआ है, पूरा परिपथ कंप्लीट है, तो इसका मतलब ई सेल कुछ ना कुछ आया होगा यहाँ पर। और आप जानते हैं ई सेल की वैल्यू क्या होती है, ई सेल की वैल्यू क्या होती है, जो ज्यादा वाला होता है उसमें से कम वाला माइनस करते हैं। ऐसे हमने आपको विद्युत रासायनिक सेल में दिखाया था कि कॉपर का जो इलेक्ट्रोड विभव है वो ज्यादा होता है, यानी कि वो कैथोड का काम कर रहा था, तो यही तो था सूत्र, ई कैथोड माइनस ई एनोड, और मानक के लिए ये वाले साइन लग जाएंगे, ठीक है। अब आप देखिए ई नॉट सेल, मान लीजिए आपका ई नॉट सेल आपने यहाँ से रीड कर लिया, 0.74 वोल्ट उसका आंसर आ रहा है, ठीक। तो अब देखिए कैथोड का काम कौन कर रहा है, ये तो सबको पता है ना कि इस टाइप की सेलों के लिए वर्ड लोन लगता है, और लोन में ये देखिए इधर वाला क्या है, एनोड, तो इधर वाला क्या होगा, कैथोड होगा। तो आप देखिए कि कैथोड का काम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कर रहा है, और हम बखूबी जानते हैं कि उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 है, ठीक है। तो ये मान तो आपका 0 हो गया। और एनोड का काम कौन कर रहा है, जिंक कर रहा है, तो देखिए इधर आपको जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव मिलने वाला है, ठीक है। और देखिए जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव जो है वो आपको मिल भी गया। कैसे, आप जरा देखिए कि ये साइन जो वो यहाँ आ जाएगा, माइनस का 0.74 वोल्ट, ये आ जाएगा आपका जिंक का इलेक्ट्रोड विभव, देखिए आ गया। यानी कि केवल SHE ही एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी तरकीब है जिसकी सहायता से आप किसी वैद्युत रासायनिक सेल में एक पृथक जो आपका क्या कहते हैं पात्र है, उसके इलेक्ट्रोड का क्या निकाल सकते हैं, मानक विभव निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं कि ये जो मानक इलेक्ट्रोड विभव आपने निकाला है, जिंक का निकाला है। अगर मान लीजिए आपको जिंक का न निकालना होता, आपको कॉपर का निकालना होता, तो आप देखिए कॉपर का इलेक्ट्रोड जो है उसको टच मत करिए। ये देखिए आप शुरुआत में आपने कॉपर लिया था, तो ये आपका कॉपर सल्फेट था, ठीक है, और ये कॉपर सल्फेट का विलयन था, और ये आपकी कॉपर की रॉड थी, ऐसा ही तो था आपका इलेक्ट्रोड। और लेकिन अब आप बताइए कि अगर आपको किसका निकालना है, कॉपर का निकालना, तो जिंक हटाना पड़ेगा, तो जिंक की जगह पर आप क्या लाएंगे,
वही हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो इधर से देखिए हाइड्रोजन गैस एक वायुमंडल पे जा रही है, आपको धीरे धीरे याद भी हो जाएगा। और ये देखिए प्लेटिनम का आपका पन्नी है, और ये देखिए किस में डूबी हुई है, एक मूलड़ता वाले HCl के विलयन में। और ये रहा आपका लवण सेतु। ठीक है, ये लवण सेतु आपका लगा हुआ है। ठीक, तो अब देखिए आप एक वायुमंडल दाब, 298 केल्विन ताप, एक मूलड़ता वाला HCl का विलयन, और ये आपका प्लेटिनम की पन्नी और तार, और ये हाइड्रोजन गैस प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो अब आप देखिए, अब हमें कॉपर का क्या निकालना है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक, तो हमने कॉपर को उसकी जगह पे ही रहने दिया और हमने इधर SHE लगा लिया। देखिए पिछली वाली क्रिया में आपका हमने SHE इधर लगाया था, तो SHE कैथोड की तरह काम कर रहा था, और आज देखिए SHE काहे का काम कर रहा है, एनोड का काम कर रहा है। तो एनोड वाली जगह पर तो आप शून्य लिख देंगे, क्योंकि एनोड का तो मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या हो गया, शून्य। पूरी बैटरी में कैलोरीमीटर में कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही होगी, माना वो वैल्यू कितनी आ रही है, 0.34, इतनी ही आएगी सपोज। तो वो जो 0.34 है वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, वो कैथोड की वैल्यू। और कैथोड पे कौन काम कर रहा है, कॉपर। तो ये आपके कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव जो है वो निकल आएगा, राइट। तो देखिए आपका कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक आया, और जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव कैसा आया था, ऋणात्मक आया था। तो देखिए SHE की सहायता से आपने दोनों इलेक्ट्रोडों के अलग अलग क्या निकाल लिए, विभव निकाल लिए। तो आपको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी समझ में आ गया, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है उसका महत्व भी समझ में आ गया। अब जल्दी से आपको पढ़नी है नेंसर्ट समीकरण। ठीक है, जो मैंने आपको नोट्स में पढ़ा दी है। नेंसर्ट समीकरण क्या है, तो आप देखिए नेंसर्ट समीकरण जो थी उसको आपको यहां मैं लिख के दिखाती हूँ। नेंसर्ट समीकरण, आप देखिए नेंसर्ट समीकरण एक ऐसी समीकरण है जो आपको ई सेल और ई नॉट सेल में संबंध बताती है। दोनों में क्या फर्क है, आप देखिए जो नॉट शब्द लगा दिया गया इसका मतलब मानक है। तो ये किसी भी सेल के मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी मानक सेल विभव और खाली सेल विभव में क्या बताएगी, आपको संबंध बताएगी। ठीक है, समीकरण आप कौन सी पढ़ने वाले हैं, नेंसर्ट समीकरण। तो आइए देखते हैं, इसके लिए आपको इक्वेशन दे रहे हैं हम आपको। मान लीजिए आप A और B की क्रिया करा रहे हैं और आपको C और D मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ A के A मोल है, यहाँ B के देखिए B मोल है, C के C मोल है और D के D मोल है। अगर आपने साम्यावस्था पढ़ी हो तो जब आप साम्यावस्था लगाएंगे तो साम्यावस्था पे एक शब्द होता था QC, मैं आपको बताऊंगी। एक वर्ड होता था QC और एक होता था KC। KC तो हम तब लगाते थे जब साम्यावस्था उपस्थित होती थी। साम्यावस्था का मतलब जितनी स्पीड से अग्रभिक्रिया चल रही है उतनी स्पीड से विपरीत, तो हम KC लगाते थे। लेकिन ये हमारी अभिक्रिया जो है वो साम्यावस्था पे अभी नहीं है। साम्यावस्था से पहले और साम्यावस्था के बाद जो हम शब्द लगाते थे वो QC होता था। लेकिन आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि उसका मतलब होता था उत्पादों, ये उत्पाद ही तो है, उत्पादों की सांद्रता। तो देखिए C की सांद्रता और ये D की सांद्रता और बटे क्या, अभिकारकों की सांद्रता। तो देखिए ये आपके जो इधर वाले हैं वो अभिकारक हैं, तो ये हो गई आपकी अभिकारकों की सांद्रता। और ये जो है मोल है, गुणांक है। गुणांक और मोल किधर पहुंच जाएंगे, ऊपर। C की पावर C आ जाएगा, D की पावर D आ जाएगा, A की पावर A आ जाएगा और B की पावर B आ जाएगा। आपको पहली बात तो ये याद रखनी है। ठीक है, ये QC हो गया। अब आपको समीकरण में याद दिला दूं एक थर्मोडायनेमिक्स यानी कि आपने जो ताप रसायन एक चैप्टर पढ़ा था, थर्मोकेमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था। ठीक है, तो उसमें थर्मोडायनेमिक्स में आपने एक समीकरण पढ़ी थी, डेल जी बराबर डेल जी नॉट प्लस RT/ln/Q, राइट। तो अब हम इसी पर थर्मोडायनेमिक्स की एक और समीकरण लगाएंगे। एक और समीकरण आपने पढ़ी, डेल जी बराबर -NFE सेल। ठीक, ये दोनों जो समीकरण मैं आपको दिखा रही हूँ ये 11th क्लास की हैं, ये अब आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, थोड़ा प्यार से इसे याद रखिए। और अब आप क्या करेंगे, आप डेल जी, जैसे आपने डेल जी बराबर -NFE सेल लिखा है, तो यहाँ डेल जी क्या है, गिब्स ऊर्जा होती है। आपने पढ़ा होगा, ये गिब्स ऊर्जा होती है। ये हो गई मानक गिब्स ऊर्जा, R हो गया गैस नियतांक, T हो गया ताप, और Q तो हमने आपको बताया ये एक स्थिरांक है जो साम्यावस्था से पहले और साम्यावस्था के बाद में आता है। ठीक है, तो जैसे आपने ये गिब्स फ्री ऊर्जा निकाल ली वैसे ही आप मानक गिब्स फ्री ऊर्जा निकाल लोगे। अब इसमें ये N क्या होता है, N होता है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन। कोई भी अभिक्रिया हो रही है उसमें
एनोड पे कितने गए और कैथोड पे कितने मिले, तो जो कुल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एन होते हैं, ठीक। और एफ क्या होता है, ये फेराड होता है, ये हमने आपको फेराडे के नियम में पढ़ाया था, 1 फेराड इज इक्वल्स टू 96500 कूलाम, ठीक है। तो आप देखिए आपके पास NF सेल आपको मिल चुका है। अगर ये मानक होगा तो ये भी मानक होगा, ठीक। तो आप देखिए यहाँ पर आपको 3 समीकरण जो हैं वो 11th क्लास की आ चुकी हैं। ये समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। अब आप क्या करेंगे, ये जो डेल जी की वैल्यू यहाँ रखेंगे, ये वाले डेल जी नॉट की वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो देखिए आपकी समीकरण क्या बनेगी। आपकी समीकरण डेल जी बराबर क्या रखेंगे, -NF सेल, ठीक है। और डेल जी नॉट रखिए -NF नॉट सेल, और बाकी वही रखिए RT ln राइट। तो अब आप देखिए यहाँ पर आपको ये समीकरण मिल गई। अब आप एक काम करिए, -NF से पूरी समीकरण को क्या करिए, पूरी समीकरण को भाग कर दीजिए। अब जब आप पूरी समीकरण को भाग करेंगे तो आप देखिए जब -NF से भाग करेंगे तो ये हट जाएगा, ठीक है, और इसका भी -NF हट जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं था तो इसमें नीचे की तरफ -NF आ जाएगा, ठीक। नोट्स में मैं आपको ये दे चुकी हूँ। अब आपको इसी नोट्स में ही धीरे धीरे क्या करना है, रिवाइज करना है। मैं यहीं पर आपके स्टेप्स बढ़ाती चली जाऊंगी। ये ई सेल होगा, ये नॉट सेल होगा, चूंकि देखिए नीचे माइनस का साइन है तो ये साइन बदल जाएगा, यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक। अब आपको क्या करना है, ये ई सेल ऐसे ही रहेगा, ई नॉट सेल ऐसे ही रहेगा। एक काम करिए, ये आर जो है इसका मान आपको पता है, आर का मान कितना होता है, मैं यहाँ लिख रही हूँ। और पूरी समीकरण जो है उसमें देखिए मानक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तो RT को मैं यहाँ से ठीक कर रही हूँ। देखिए R की जगह मैं 0.0821 लिखूंगी, और ताप तुम्हारा मानक रहेगा 298, और LNQ जो है वो आपका अभी चल रहा है, ठीक। और नीचे आपका NF चल रहा है। अब हमें क्या पता किसी समीकरण में कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए हैं, तो इसका मतलब N की वैल्यू तो आपकी वेरी करेगी, लेकिन F की वैल्यू फिक्स रहेगी। F की वैल्यू कितनी रहेगी, 96500। तो देखिए ये जो इतना टर्म है ये स्थिरांक हो गया, यानी कहने का मतलब कभी नहीं बदलेगा, हर समीकरण के लिए ये इतने मान तो फिक्स रहेंगे। तो अगर आप इनकी गुणा करते हैं तो इसका मान आ जाता है आपका, N नीचे से मत छूइएगा, ऊपर इसका मान आ जाएगा 0.0591, ठीक है, नीचे N चल रहा था। अब ये LNQ है, आप जानते हैं LNQ जो होता है वो नेचुरल लॉग होता है। और जब अरे एक चीज तो हम आपको बताना भूल ही गए कि आपके पास RT/NF LNQ था, तो सबसे मेन चीज है पहले आप LNQ को बदलिए। LNQ जो होता है, एक LNQ बराबर 2.303 log Q होता है, ठीक है। अब आप R का मान रखेंगे कितना, 0.0821, ठीक है, और टेम्परेचर आप कितना रखेंगे 298, और ये गुणा हो जाएगी, ये मान आप रख चुके हैं। F की वैल्यू कितनी रखेंगे 96500। तो आप देखिए आप ये मान और 0.081, 298 और ये चारों मान जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा